सो नाउ कैसे हमारा इम्पॉर्टेंट ये है, हाउ डू आई राइट एन इफेक्टिव एशे फॉर द यूपीएससी मेंस. सो लेट्स डिस्कस अबाउट. सो मेंस पेपर एज यू नो वेरी वेल कि न्यूज़ हम अगर एशे के पेपर की बात करते हैं तो ये टोटल 250 मार्क्स का होता है. बट एशे एंड इथिक्स ऐसे पेपर हैं जिसमें से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. 130 प्लस 150 तक मार्क्स जाते हैं, मैक्सिमम लोगों की जाते हैं, केवल आप नहीं होंगे जिसमें नहीं होगा. और इसमें 3 आर की क्लासेस और 3 आर का होता है. सोनम गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सोनम तिवारी. सो यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें आ रही हैं. और 3 आवर्स की मिनिमम जो हमारा एक पेपर होता है 3 आवर्स का होता है जिसमें से आपको करने पड़ते हैं. और दोनों जो इसमें 2 एशे होते हैं, 2 एशेज लिखने पर, ज़्यादा नहीं, 2 एशे लिखने होते हैं. और इन एशे में की बात करें, अगर हम एशे की 2 एशे की बात करें, सॉरी एसी की बात करता हूं तो यहाँ पर 2, एक फर्स्ट सेक्शन 1 में हो, सेक्शन ए होता है उस पर एक होगा और एक सेक्शन बी होगा, राइट. और जो सेक्शन ए से उसमें भी होंगे और इसमें वर्ड्स होते हैं लगभग 1200 लिखने होते हैं. इस बीच में आपको इसमें बताना होता है क्या सही क्या रॉन्ग है. ओके. नेक्स्ट इसमें अगर हम चलते हैं आगे कि हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इस वर्ड्स में इसके बीच में, तो इसमें सबसे पहले फोकस करते हैं. द एस्पिरेंट इज रिक्वेस्टेड टू फोकस ऑन द कंटेंट. हम प्रेजेंटेशन की बात करें सबसे पहले. इफ यू राइट गुड आंसर, इफ यू राइट इफेक्टिव आंसर, तो यू हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट. सबसे पहले कंटेंट पे. कंटेंट कैसे पता चलेगा इसमें क्या कंटेंट हमें रखना है. उसके बाद जब आपने उसको टॉपिक समझ आ जाता है तो उसका कंटेंट पे ध्यान देना है, प्लस प्रेजेंटेशन पे. आप प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट करता है. अगर आपको ये नहीं मालूम कि कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए तो ये हमें कभी कभी बहुत नुकसान फैला देता है, बहुत नुकसान कराता है. और यही होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम की चीज़ें. और एंड लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा होगा, लैंग्वेज से अच्छा होगा. अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं माय डियर, तो लैंग्वेज की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वहां पर ये नहीं कि आप बहुत टफ ग्रामर यूज, यहाँ पर क्या है, फैंसी वर्ड यूज कर सकते हैं, नो डाउट. फैंसी वर्ड यू कैन यूज फैंसी वर्ड्स, बट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर राइटिंग आंसर, यू आर राइटिंग एसे, सो दैट्स व्हाई यू आर रिमेंबर कि यू आर प्रेजेंटिंग द जनरल ऑडियंस, यू आर सेइंग समथिंग टू जनरल ऑडियंस, नॉट स्पेसिफिक पर्संस, नॉट फॉर द एग्जामिनर्स. अगर आप सोचते हो कि एग्जामिनर्स के लिए हो जाएगा तो नहीं, उसके साथ से हमें जनरल ऑडियंस को कवर करना है. आपको ये सोचना है कि जनरल ऑडियंस के लिए है जो मैं लिख रहा हूं, उसको सही से समझ. इससे क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर है वो आप पर बहुत फोकस्ड होके कि इसने चीज ऐसी लिखी है जिससे हर एक पर्सन इसको क्या कर सकता है, इसको समझ सकता है, सेलिब्रेट कर सकता है, इससे अंडरस्टैंडिंग है वो चीजों को कर सकता है. इसमें ये चीजें हमारी इसमें आ सकती हैं. इसके बाद इंश्योर टू गेट टू फैक्ट्स राइट. इसमें जो आप फैक्ट्स डाल रहे हो उसमें वो थोड़ा सा आप एक राइट फैक्ट्स डालो, प्लस ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए. इसके थोड़ा सा इस बीच में ध्यान देना है आपको कि ऐसा ना हो ग्रामर मिस्टेक करते हैं आप, तो ग्रामर एकदम राइट थोड़ा सा इसमें ध्यान दें. पर जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे ये ना हो कि कंफ्यूजन पैदा हो रहा है. इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. बेसिकली कभी भी कंफ्यूजन किसी चीज़ पे आएगा तो वो आपके लिए फिर हानिकारक साबित हो जाएगा, वो हार्मफुल आपको वहाँ पर नुकसान करा देगा. नेक्स्ट पॉइंट इस पे अगर हम बात करते हैं कि क्या इससे हो जाएगा. सो ग्रामर मस्ट बी करेक्ट फॉर दैट, कह सकते हैं टैकलिंग द लैंग्वेज पार्ट एंड शुड हैव अ क्लियर एक्सप्रेशन. आपकी सारी चीज़ें, आपकी यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं. नहीं तो अदरवाइज आपका आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके एग्जाम के बाद आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो आपको पेनाल्टी के रूप में फाइन भरना पड़ता है कि मार्क्स कम आना, इस मीन्स यू पेड द पेनाल्टीज. तो आपको ठीक नहीं रहा, इसका मतलब आपने ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया. इसके बाद मेक श्योर दैट लॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें ध्यान देना है कि क्या लॉजिकल है, लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज है कि नहीं है. क्या जो आइडिया का लॉजिकल डेवलपमेंट है वो आपको प्रेजेंट करना है इसमें. एंड देन नॉट ओनली लॉजिकल एंड कह सकते हैं आर्गूमेंट्स, उसमें किस चीज़ के बारे में बात कही जा रही है तो उस आर्गूमेंट्स को भी ध्यान देना है. केवल इतना नहीं है कि हम लॉजिकल डेवलपमेंट्स, आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स या उन चीज़ों को ध्यान दें कि लॉजिकल सिर्फ लिखना है सामने ऑडियंस को जनरल, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि व्हाई इट इज़ राइट, व्हाई इट इज़ रॉन्ग. इन चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करना है, ऐसे नहीं एकदम से चला जाएगा.
इसके साथ साथ यहाँ पर जब कनेक्ट होगा, यहाँ से चीज़ें आएंगी, और तो इसके बाद आपको कनेक्टेड करना है। ईच एंड एंटायर एसे मस्ट बी कनेक्टेड विद द पैराग्राफ यूनिटी। आपका जितने भी पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं उस पैराग्राफ से उसको एक कनेक्शन होना चाहिए। जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं ना, उसमें कनेक्शन आना चाहिए। ये नहीं कि आपने लिख दिया और आपने कहा सर मैंने पॉइंट्स पे मैंने पैराग्राफ चेंज करके बहुत अच्छा लिखा है, नहीं, वो कनेक्टेड होना चाहिए एक दूसरे से। जब कनेक्टेड नहीं होगा तो हम उसको चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ के बाद जब कनेक्ट हो जाए, इसके बाद आपको कन्वे करना है कि जो मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ या मैं किसी को बात कर रहा हूँ वो कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, उन चीज़ों को भी ध्यान देना है इसको लिखते हुए। देन पॉइंट ये आता है कि इसमें कम से कम मिनिमम यू मे यूज 2 पैराग्राफ। आपको ऐसे मस्ट हैव लीस्ट ऑफ 4 to 5 एस्पेक्ट्स ओवरऑल होनी चाहिए। कम से कम इसमें 2 पैराग्राफ होना चाहिए जब आप लिख रहे हैं, और इस पैराग्राफ में 4 to 5 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। 4 to 5 एस्पेक्ट्स से आपकी सारे जो इंटेंशंस होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। व्हाट यू वांट टू से दैट इट विल बी क्लियर मेंशन ऑन द आंसर राइटिंग में। अब इसके बाद हमें क्या है कि जैसे आप बहुत लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इन चीज़ों पर तो ध्यान देना ही है। जब आप ऐसा, ये चीज़ें तो मैंने बता दी स्टार्टिंग में, जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं उसी टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान ले लेनी है कि क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं हमेशा बताता हूँ कि जो रफ पेज है लास्ट में, उस रफ पेज में आप क्या करिए कि जो पॉइंट्स अगर उस टाइम पे याद आ रहा है कि इस चीज़ पे आर्गुमेंट करना है या लॉजिकल क्या डेवलपमेंट है मेरा, इसमें क्या चीज़ है, कैसे कनेक्शन करूँ, वो आप वहाँ पर पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिससे आप वो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जब उसमें ऐसे लिख रहे हैं तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स ना आए। इन चीज़ों को हम ध्यान दे सकते हैं। और इसके बाद अब आप देखिए कि ओवरऑल ये स्टाइल, आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए लिखने का, ये तो हो गए आइडियाज की बात। अब स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसे होनी चाहिए या फिर कैसे काम करना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा स्टाइल फॉर द ओवरऑल और स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। आपका जो राइटिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म में जरूर लिखिए। मैं तो कहता हूँ कहीं भी आप आंसर लिख रहे हैं उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, आप उसे सही से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। इट मीन्स जैसे आपने देखा होगा कभी प्रोजेक्ट में जाते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं तो हम एक पीपीटी टाइप बनाते हैं, हम उसमें हर एक चीज़ को मेंशन करते हैं, डेटा को स्ट्रक्चर से अगर डेटा को मेंशन करते हैं, ग्राफ से करते हैं तो और अच्छा है। अगर आपको लगता है कि दिस कीवर्ड जो आप उसमें यूज कर रहे हैं, कीवर्ड्स, या फिर आप उसमें कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो आपको लगता है, तो उसको अंडरलाइन करिए। उसको क्या करिए? अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने से वो एक स्पेसिफिक जो आपका एग्जामिनर उसको चेक कर रहा है वो उसको चेक कर लेगा कि अंडरलाइन क्यों किया है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, इट मे बी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई स्टूडेंट डिड अंडरलाइन। तो उसने अंडरलाइन किया हुआ है। एक तो इस चीज का मेक श्योर कि आपको यहाँ पर ये एक चीज और होना है कि आपको डोंट ओवरडू इट। आपको कुछ ऐसा नहीं करना जिससे ऐसा हो, डोंट ओवरडू, इस चीज का ध्यान रखना। ओवरडू जो नीड है बेसिकली हम उसको करें, और साथ ही साथ डोंट ओवरडू एंड टू इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ द एसे, टू इंप्रूव the quality of essay, ये इंप्रूव करना है। नंबर 1 डोंट डू, नंबर 1, नंबर 2 इज दिस, एंड नंबर 3 आप जब ऐसे कर रहे हैं तो आपको एक और चीज है, एस्पिरेंट्स कैन, एस्पिरेंट्स हैज टू मेक यूज ऑफ स्टैटिक्स। सो आपको स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, कोटेशंस या क्वार्ट्स, एग्जाम्पल के लिए इन्हें हम कर सकते हैं। एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक। आपको एक चीज लास्ट है कि मिस्टेक करने की कोशिश नहीं, कि आप वहां पर पेन से काट रहे हैं, मिस्टेक कर दिया, फिर आपको लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, तो कोशिश ट्राई टू कि आपको ये करना है कि आप उसे मिस्टेक ना कर पाए। सो इस चीज को आपको सेव करके रखना है। तो मिस्टेक्स नहीं करनी है, नहीं करनी है, डोंट मिस्टेक, इस चीज को ध्यान देना है। इसके साथ साथ जब आप एग्जामिनर विल वेरीफाई इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो एक्चुअली अगर आपको लगता है कि मैं एकदम 100% श्योर हूं कि दैट फैक्ट्स इज वेरी क्लियर एंड आई रिमेंबर देयर इज नो डाउट, नो सस्पेंस, तो उसको तभी आप लिखिए, क्योंकि अगर वो वेरीफाई करता है तो प्रॉब्लम आ जाता है। एंड माइंड योर
and also keep in mind that your handwriting must be neat and legible as possible होना चाहिए compared to GS paper. GS paper से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें क्लियर और ज़्यादा चीज़ें दिखनी चाहिए. सो इस चीज़ को थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर भी ध्यान देना है, मतलब वो समझ जाए कि वो आप जो लिख रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, अंडरस्टूड है कि नहीं है, वो समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा. तो इस चीज़ को हमें यहाँ से, अब इसके बाद जैसे ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये चीज़ें तो हो गई बहुत छोटी सी बात. अब इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, ये बढ़ती जाएगी बात इतने में खत्म नहीं हो रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि तो यहां पर अगर हम इसमें बात करते हैं कि क्या इतने में काम चल जाएगा या क्या इतना ही इनफ है या कुछ और भी इसमें करना चाहिए कुछ ऐसा, तो उसको भी हम थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे. ठीक है. नंबर 1 जैसे मैंने बताया कि यहां पर हमें स्ट्रक्चर करना चाहिए और चीजें यहां पर प्रॉपर का इसे, और इसका जब भी आप एंड और बिगिनिंग और एंड समझ आना चाहिए कि आपने क्या किया है, स्टार्टिंग कहां से हुई थी और एंड कहां हो रही. ऐसा ना हो एंडलेस हो जाए, एंडलेस नहीं करना है उसको. ऐसा लगना चाहिए कि इसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी है, अब ये सारा एंड कर रहा है, इसने सब कुछ वो बताया है जो जरूरत थी, इसके अलावा अब इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है. ये चीज आपको वहां पर ध्यान देना पड़ेगा. इसके बाद आपको यहां जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ में सब हेडिंग्स भी याद रखना है. हेडिंग्स तो लिखना है लेकिन सब हेडिंग्स भी आपको वहां पर बनाना चाहिए, वहां पर रखना चाहिए. इन चीजों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. इस चीज को आप जरूर इसमें देखिए, इस चीज को जरूर आप समझिए इसमें. ठीक है. तो ये भी चीज करनी है आपको. तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर सब हेडिंग्स होनी चाहिए. इसके साथ साथ सब हेडिंग्स के साथ अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक ऐसा चीज बनाओ, वॉइस टू यूज अ वर्कशीट प्रोवाइडेड द बुकलेट वर्क रफ स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, वो आपको मालूम चाहिए. मैं एक को आई वुड रिकमेंडेड एवरीवन यूज दिस वर्कशीट टू प्लान, जो प्लान है इंस्टीड ऑफ जो भी आप प्लान बना रहे हो कैसे होना चाहिए, कैसे जंपिंग राइट इनटू द राइटिंग इन एशे, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है. एलोकेट 15 to 20 मिनट टू प्लान हाउ टू राइट एंड दिस बिफोर स्टार्टिंग एशे, बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग. उससे पहले आपको प्लान बनाना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे लिखना है, क्योंकि 2 ही ऐसे लिखने हैं. तो बेटर तरीके से होना चाहिए और अच्छे से लिखना चाहिए और उसका प्लान पूरा बनाकर उसको आप करिए. फिर इसके बाद रेस्ट ऑफ टाइम इसको इम्प्लीमेंट करिए और उसको लिखिए. ठीक है. तो ये चीज़ें भी हैं. और इसके साथ साथ एस्पिरेंट्स को एक चीज़ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो एलोकेट लेस टाइम फॉर देयर एसे प्रिपरेशन. एसे प्रिपरेशन के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम एलोकेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको, तो वो ज़रूरी नहीं है. तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे हमें करना चाहिए. इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको मेंशन कर दूं कि जब आप इसे करते हैं तो इसमें आप लिखते हैं तो आपके एक एसे में सब्जेक्ट में एक रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स और मैक्सिमम एफर्ट्स होते हैं. तो मैं आपसे कहूंगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इस चीज़ को आप पढ़िए. और मैं आपको अब इसमें थोड़ा सा कि अच्छा इथिक्स ये पेपर आता कैसा है, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आ रही है जो हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, कैसी ऐसी चीज़ होगी. तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताना है लाइक कि ऐसे किस टाइप के आते हैं. ऐसे मैं आपको बता दूं 2 चीज़ें से आते हैं. एक इन्फॉर्मेटिव जो जनरल सोशली होता है, जिसे आप कह सकते हैं किसी काम से, प्रोजेक्ट से, इट मीन्स थ्योरेटिकल, उसके बारे में नॉलेज देना है, उसके बारे में समझना है. और थ्योरेटिकल कह सकते हैं या डायरेक्ट आप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि यहाँ से आ रहा है डायरेक्ट किसी इंफॉर्मेशन के बारे में. दूसरा एक हो सकता है हमारे इथिकल हो जाए. इथिकल इट मीन्स इथिकल या फिलोसफिकल हो सकता है, इसको आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं, फिलोसफिकल. ये दोनों उसमें पार्ट्स में आ जाएंगे, दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी आपको. तो इसमें जब आप लिखते हो तो आप इसमें जैसे मैंने बताया कोटेशन, तो यहाँ आप इथिकल फिलोसफिकल जो मैंने बताया तो यहाँ से कोटेशन इसमें डाल सकते हैं, यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल डाल सकते हैं. अब कोशिश करिए कि जो भी आप एग्जाम्पल जो भी चीज़ें डाल रहे हैं सो उसमें आप क्या करिए, उस जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए बेटर ये है कि आप उसमें कोटेशंस को कोट जरूर करिए, कोटेशन कोट करिए वहाँ पर. और भी चीज़ें आप उसमें अच्छे से कोशिश करिए कि सही से आप उसे लिख पाएँ, सही से आप उसे समझा पाएँ. एक्चुअली आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप वहाँ पर फिलॉसफी, अगर फिलॉसफर को यूज़ कर रहे हो तो उस फिलॉसफर का अगर नाम है याद है, हेलो माय डियर साजन एंड सोनम, सभी को हेलो. और इसमें आप थोड़ा सा
इसमें करते हैं, तो यहाँ फिलोसफर का नेम यूज़ कर सकते हैं, उसके आइडियाज़ दे सकते हैं और उसके क्या सोच रही होगी उस टाइम पर, उस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं, उस थॉट को लिखना है। इसके बाद आप इसको जब पढ़ते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे इसे कनेक्ट करना चाहिए एक दूसरे से, तो आप इसमें देखिए कौन कौन से उसके पॉइंट्स उठ सकते हैं। क्या उसमें ग्लोबली कुछ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो उस ग्लोबली है कि नेशनल के बारे में पूछ रहा है, या फिर आपका इंटरनेशनल ग्लोबली मैंने बता ही दिया। इसके बाद हमारे क्या IR कैसे होगा, या कैसे इस पे काम करेगा, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे कनेक्ट कर पा रहा है, या इसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी ध्यान दे सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ कि एक मिनट हम अगर इसमें देख लें, इस चीज़ को समझ लें कि ग्लोबली, नेशनल, इंटरनेशनल, या हमारे इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। या फिर अगर कोई मान लो साइंस बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो साइंस बैकग्राउंड में आप क्या करेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो हमारे सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, या फिर उसमें हमारे फ्यूचर क्या उसके फ़ायदे हैं, या उसके थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में, और कैसे उससे पीपल के लिए बेनिफिट, यानी सब कुछ क्या हो रहा है, नेशन के लोगों के लिए हो रहा है, नेशन के चीज़ जो पर्सन जो हमारे रह रहे हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उन सिटीजन्स के लिए हो रहा है बेसिकली, उस सिटीजन को उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान, यानी आप कह सकते हो पब्लिक सर्विस कैसी है इसकी, या पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसी है, उस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करें, अच्छे से सोचने का ट्राई करें, तो यहाँ से बेटर हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना है, इस चीज़ को भी समझना है, ठीक है। तो इनको आप समझिए, इनको आप ट्राई करिए, इनको आप सही से समझने का प्रयास करिए और बात करिए। तो इस चीज़ को अगर फिर इसके बाद आपको नहीं समझ आता तो फिर बात अलग है, और इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको जो टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकता है, इस साल क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, या किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप का ऐसे पूछे किस पर, तो ये सब जानने के लिए आपको मेरा बैच लेना पड़ेगा। वहाँ पर मैं सारे टॉपिक्स कराऊंगा और कोशिश ये करूँगा कि वहाँ से आपको सभी चीज़ें, UPSC लवर्स गुड इवनिंग, वहां से आपको सारी चीजें मिल सके, सही से समझ आ सके, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पर डेफिनेटली, इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान देना है, हमको इस चीज को समझना है हमको, तभी हम यहाँ पर कुछ कर पाएंगे, तभी हमें ये चीज समझ आ पाएगी। समझ आया? तो ये चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और जब हम इसको सारा चीज़ करते हैं तो हमारी चीज़ें बेटर होती चली जाती हैं और सही एकदम बेस्ट रहता है। और इन चीज़ों को हम यहाँ पर ये भी देख लें, ये भी चीज़ें यहाँ पर देख लें, समझ लें कि हम जब आप क्योंकि मेंस लिख रहे हो, आपका प्रीलिम्स निकल गया है, तो आप इसमें बिल्कुल भी ये ना सोचें कि बहुत इजी होता है, या फिर ये सोच लें कि मैं इसके लिए बहुत इजीली मैं कर लूँगा, या फिर इसमें इतना इंटेंशन ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें हर चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। और बिकॉज आपका यहाँ पर डिसाइड होने वाला है, आप बहुत मेहनत की है आपने प्रीलिम्स के लिए खास करके, और अगर प्रीलिम्स के लिए इतनी मेहनत की है, अब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है आपका, ये क्वालिफाई कर गए हैं, तो मेंस के लिए बिल्कुल भी ऐसे चांस ना लें जिससे आपको प्रॉब्लम हो पाए। तो चांस तो बिल्कुल लेना नहीं है, इसके जितनी कोशिश हो उतनी ज़्यादा इसकी थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे या ऐसे राइटिंग पर ध्यान दें। ऐसे राइटिंग पे ध्यान देने से क्या होगा कि आपकी चीज़ें एकदम थोड़ा सा, और उसको चेक कराइए। अगर मेरे उसमें आ रहे हैं तो आपको ये पोर्टल से मिल जाएगा, मेरे यहाँ आंसर राइटिंग होती है। इसके बाद अगर मेरे यहाँ नहीं भी कर रहे हैं, आप कहीं भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आंसर राइटिंग जरूर चेक कराएं, जिससे आपको वहाँ से एक जो आपका रिव्यू मिलेगा उससे आप ठीक कर पाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ उसके लिए नीड है, क्या नहीं है। तो इस बैच को हम शुरू कर रहे हैं, इस बैच को बहुत जल्द हम इसमें ला रहे हैं। ये हमारा शुरू हो चुका है बेसिकली, आज से ही मान लो कि इसको शुरू, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल या माइक का इशू था तो जिससे हम रेगुलर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है माय डियर। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन चीज़ों को हम समझेंगे। ओके, सो गाइज थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक बेटर है, आई थिंक, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे, मैं उसमें नंबर दिया हुआ उसमें व्हाट्सअप करेंगे, और वहाँ से आपको ये डाउट्स उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से नंबर में व्हाट्सअप करेंगे। केवल व्हाट्सअप उसका चलता है, कॉलिंग नहीं उठती है उसमें, तो व्हाट्सअप करेंगे और उसके बाद वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, या मेल करेंगे तो वहाँ से हर चीज़ आपको समझ आती जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक हमारे एप्लीकेशन पे जिन्होंने बच्चों ने एडमिशन लिया है, वो जियोग्राफी क्लास हमारी 9 PM से स्टार्ट होती है, वो आपकी हो जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।